सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने 9वीं कक्षा के लिए हिंदी विषय में व्याकरण में संधि प्रकरण के ऊपर चर्चा करूंगा। भाषा के लिए व्याकरण का अत्यधिक महत्व है। जिस प्रकार पेड़ के लिए जड़ों का महत्व है, उसी प्रकार भाषा में व्याकरण का महत्व है। जैसे कहा भी गया है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते संसाध्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यदि विद्यार्थी व्याकरण के ऊपर अपनी पकड़ बनाते हैं तो निश्चित रूप से भाषा के ऊपर उनकी अपनी पकड़ होगी। तो संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के आपसी मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। किसका मेल होगा? दो वर्णों का। और उन वर्णों के मेल से परिवर्तन अवश्य है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के उदाहरण के रूप में सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र। यहाँ सुर पूर्व पद है, शब्द है, जिसमें र में अ है और दूसरे शब्द के आरंभ में ई है। तो अ और ई के मेल से जो परिवर्तन हुआ उसका नया वर्ण बना ए, सुरेंद्र। ऐसे ही विद्या जमालय, विद्यालय। सत जमा आनंद, सदानंद। और आगे मनः जमा रथ, मनोरथ। तो यहाँ पर दो वर्णों का मेल है, दो ध्वनियों का मेल है। और ये कहाँ कहाँ संधि हम कर सकते हैं? संस्कृत में एक सूक्ति है, संहिता एक पदे नित्य नित्य धातु उपसर्गयोः नित्य समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। संहिता एक पदे नित्य, एक पद में, एक शब्द में संहिता अनिवार्य। संहिता मतलब संधि अनिवार्य है। जैसे राम, र, आ, रा, म, अ, म, इनमें मेल बहुत आवश्यक है। नित्य धातु उपसर्ग हो, और धातु और उपसर्ग का मेल जब होगा वहाँ पर भी संधि अनिवार्य होगी। जैसे अध्यापक, जैसे अध्यस्ते, जैसे अनुचर। नित्य समासे, समास में भी संधि अनिवार्य है। जैसे कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण सर्प, यहाँ संधि अनिवार्य है। वाक्य विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षते। वाक्य में ये पाठक के ऊपर निर्भर करता है कि वो संधि करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो संधि का अर्थ हुआ मेल। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के ऊपर जब आप शब्द के ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ स्वर का महत्व होगा। व्यंजन संधि, जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, यहाँ व्यंजन का महत्व होगा। और विसर्ग संधि में विसर्ग मुख्य रूप से प्रयोग होगी। इसकी हम चर्चा करेंगे। अभी हमने संधि के भेदों की बात की। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहला भेद है स्वर संधि। इसके नाम पे आप ध्यान देंगे, स्वर। तो इसकी परिभाषा हुई, दो समीपवर्ती स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात पहले शब्द के अंत में भी स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द के आरंभ में भी स्वर होना चाहिए। एक सामान्य परिभाषा इसमें आप याद रख सकते हैं, स्वरों का स्वरों के साथ मेल, स्वर संधि। स्वरों का स्वरों के साथ ही मेल होगा। जैसे परम जमा अणु, परमाणु। परम जो शब्द है पहला, इसके म जो अंतिम इसका जो वर्ण है, इसमें अ है, और अणु के आरंभ में भी अ है। इन दोनों के मेल से अ और अ के मेल से आ बना परमाणु। ऐसे ही विद्या जमालय, विद्यालय। यदि जमापि, यद्यपि। इसी प्रकार सु जमा आगत, स्वागत। जल जमा ओघः, जलौघः। सूर्य जमा उदयः, सूर्योदयः। ये जितने भी हमने उदाहरण सुने, इन सब में स्वरों का ही मेल है। यह बात ध्यान देने योग्य है।
तो इस स्वर संधि के 5 भेद हैं हिंदी में। सबसे पहला दीर्घ संधि है, दूसरा गुण संधि है, तीसरी वृद्धि संधि है, चौथी यण संधि है और 5वीं है अयादि संधि। ये सामने आपके इसके उदाहरण लिखे हुए हैं। आप विस्तार पूर्वक अपनी पुस्तक में से परिभाषा भी आप पढ़ेंगे, जब ध्यान देंगे तो आप आसानी से समझ भी जाएंगे, क्योंकि कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सील पर परत निशान। तो सबसे पहला जो स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा में आप पढ़ेंगे अपनी पुस्तक में, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ से परे वैसा ही ह्रस्व या दीर्घ आ जाए, यानी अ आ के बाद अ आ ही होना चाहिए, ई के बाद ई ही होना चाहिए, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ ही होना चाहिए, और री के बाद भी री ही होनी चाहिए। तो उनके स्थान पर जो परिवर्तन होगा, जो मेल के बाद परिवर्तन होगा, वैसा ही दीर्घ स्वर्ग हो जाएगा। अर्थात अ आए तो आ होगा, ई हो तो बड़ी ई हो जाएगी, ऊ बड़ा छोटा कोई भी आपस में तो बड़ा हो जाएगा, और ऐसे री का है। जैसे परम जमा अर्थः परमार्थः, यह सामने उदाहरण दिया, देव जमा आलय देवालय, मुनि जमा ईश मुनीश। अब देखिए यहाँ पर मुनि में ई थी और आगे ईश में पहला जो था वो बड़ी ई है, दीर्घ ई है, इन दोनों के मेल से बन गया बड़ी ई दीर्घ ई मुनीश। इसी प्रकार दया जमा आनंद दयानंद, तथा जमापि तथापि, मही जमा इंद्र महींद्र, मुनि जमा ईश मुनीश, सु जमा उक्ति सूक्ति। ऐसे आप कई उदाहरण इसमें कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा भेद है इसका गुण संधि। गुण संधि का जो परिभाषा है, जो इसका नियम है, वो इस प्रकार से है, यदि अ आ से परे, यदि पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और बाद में ई आ जाए तो अ ई के स्थान पर ए, और यदि अ आ के बाद ऊ आ जाए तो उन दोनों के मेल से ओ, और यदि री आ जाए तो अर, ऊ आ जाए तो ओ। इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। जैसे उदाहरण दिया सामने, नर जमा इंद्र नरेंद्र, तो अ के बाद ई आ गया, अ और ई के मिलने से जो परिवर्तन हुआ वो बन गया ए। सूर्य जमा उदय सूर्योदय। तो इस प्रकार ये हमारी गुण संधि है। और गुण संधि के बाद जो इसका तीसरा भेद है वो आता है वृद्धि संधि। वृद्धि होना। वृद्धि संधि का जो नियम है वो इस प्रकार से है, यदि आ के बाद ए आ जाए तो उसको ए हो जाता है, और यदि आ के बाद ओ औ आ जाए तो उन दोनों के स्थान पर औ वृद्धि हो जाती है। जैसे एक जमा एक एकैक। अब एक के अंत में देखिए आप, क में अ था, आगे ए आ गया, तो अ जमा ए बराबर ए, एकैक। और जल जमा ओघ, ल में अ है, आगे ओ है, तो अ और ओ को मिलाने से जो परिवर्तन हुआ, जो नया वर्ण बना, वो बना औ, जलौघ। इसी प्रकार हम और उदाहरण करेंगे और अभ्यास करेंगे। अगला भेद है यण संधि। यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पर य हो जाता है, ऊ के स्थान पर व हो जाता है, री के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे यदि जमा अपि। यदि में ई है, आगे अ है, ई और अ को मिलाने से य बन गया यद्यपि। सु जमा आगत। ऊ के बाद भिन्न स्वर आ गया आ, तो ऊ का हो गया व, स्वागत। इसी प्रकार हम और इसके उदाहरण कर सकते हैं। जैसे अति जमा आचार अत्याचार,
नदी जमा अम्बु, नद्यांबु, इति जमा अपि, इत्यपि, इति जमा आदि इत्यादि। आगे स्वर संधि का अंतिम जो पांचवा भेद है वो है अयादि संधि। अयादि संधि में यदि ए, ओ, ए, औ से परे कोई स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। ये परिवर्तन हो जाता है, ये नया वर्ण बनता है। जो ने जमा अन नयन और नई जमा अक नायक। इस प्रकार से आप अनेक उदाहरण स्वयं अभ्यास कर सकते हैं। अब संधि का दूसरा और तीसरा भेद, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। जैसे कि नाम से आप समझ रहे होंगे, व्यंजन। ये संधि की यह खासियत है कि इसका जो पहला शब्द होगा उसका जो अंतिम वर्ण होगा वह व्यंजन होगा। परिभाषा इस प्रकार से होगी, व्यंजन के बाद या व्यंजन के समीप स्वर अथवा व्यंजन आ जाने पर उनके मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे आप, दिक जमा गज, दिग्गज। पहला शब्द है दिक, तो आपने देखा क हलंत है, यह व्यंजन है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। तो व्यंजन के बाद ग भी व्यंजन है, तो क और ग के मिलने से ग हो गया दिग्गज, डबल हो गया, एक आधा एक पूरा है। सत जमा गति, सदगति। तो व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होगा। और उदाहरण जैसे जगत जमा गुरु, जगत गुरु। दिक जमा भ्रम, दिग्भ्रम। उत जमा घाटन, उद्घाटन। सट जमा दर्शन, षड दर्शन। सट जमा आनन, षडानन। इस प्रकार आप अभ्यास करेंगे तो व्यंजन संधि को आप आसानी से समझ सकेंगे। और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। नाम के अनुरूप पहले शब्द में विसर्ग होना अनिवार्य है। विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का किसके साथ मेल होगा? स्वर या व्यंजन के साथ। जैसे यशः जमा दा, यशोदा। मनः जमा भाव, मनोभाव। आप इन दोनों उदाहरणों में देखेंगे कि इनमें जो पहला शब्द है उनके अंत में विसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसको विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का किसके साथ मेल होगा? स्वर या व्यंजन के साथ। स्वर या व्यंजन के साथ जब विसर्ग का मेल होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये तीन भेद हैं संधि के। विसर्ग का एक और उदाहरण सुने आप। नमः जमा का नमस्कार, नमः जमा ते, नमस्ते। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इनकी और गहराई में आप इनको समझें और उदाहरण आप करेंगे। अब हम संधि का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उसके भेदों का, या यूँ कहें हम पुनरावृत्ति करेंगे उदाहरणों के माध्यम से। पहला उदाहरण है भानु जमा उदय, भानुदय। तो भानु में प्रथम शब्द में अंत में ऊ है, स्वर है, अगले भी स्वर है, तो ये स्वर संधि है। आगे जगत जमा नाथ, मैंने कहा था कि जब पहले शब्द के अंत में व्यंजन होगा, हलंत होगा, तो व्यंजन संधि होगी जगन्नाथ। नर जमा ईशः, देखिए र में अ है, आगे ई है, दोनों स्वर हैं, स्वर संधि है। नमः जमाते, पहले शब्द के अंत में विसर्ग है, नमस्ते, यह भी नमः जमाते विसर्ग संधि है। सत जमा मार्ग, देखिए सत का त हलंत है, व्यंजन संधि है। मनः जमा रंजन, मनोरंजन, मनः विसर्ग है, देखिए यहाँ पे विसर्ग संधि है। तथा जमा एव, तथा आ, देखिए इसमें है तो स्वर संधि है। सट जमा आनन, सट ट हलंत है, व्यंजन है, व्यंजन संधि है, षडानन। मनः जमा रथ, मनः विसर्ग है, मनोरथ। जल जमा ऊर्मी, देखिए ल में अ है तो जलोर्मी। इस प्रकार भिन्न भिन्न उदाहरण देखकर आप इसके भेदों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनका संधि या संधि विच्छेद कर सकते हैं। संधि दो
वर्ण जब अलग अलग हैं, जो अलग अलग वर्ण हैं उनको एक करना, परिवर्तन लाना, ये संधि है। और जब उस संधि के वर्ण को अलग अलग करेंगे उसको संधि विच्छेद कहते हैं। ये कार्य प्रपत्र का आपके सामने मैंने रखा है, इनको आप तीनों प्रश्नों को कर लेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि और समास में क्या अंतर है, संधि अथवा संधि विच्छेद करेंगे जो नीचे दिए गए हैं। महाजमा ऋषि एकैक, नमः जमाकार, नदीशः महाजमा उत्सवः। एक प्रश्न आया संधि और समास में क्या अंतर है। संधि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है और जब उनमें मेल होगा तो उनसे नया शब्द बनेगा, जबकि संधि में शब्दों में किसी प्रकार का लोप नहीं होता, शब्द वही रहते हैं, वर्णों का मेल होता है। तो ये संधि और समास में अंतर है। धन्यवाद।